तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 4 मई 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्ल चतुर्दशी और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है धरना दे रहे पहलवानों को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे रेसलर्स और पुलिस के बीच बीते बुधवार रात को झड़प हो गयी। बताया गया विवाद इतना बढ़ा कि बहन विनेश फोगाट का सपोर्ट करने पहुँचे दुष्यंत का सिर फट गया। पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने आरोप लगाया है कि नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने उनसे बदतमीजी की, जिसके बाद वहां मौजूद बाकी पहलवानों ने हंगामा कर दिया। बताया गया है इस हंगामे में एक दूसरा पहलवान राहुल यादव भी घायल हो गया है, जिसे देर रात हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब जानकारी के मुताबिक हंगामे के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही आपको बता दें इस घटना के थोड़ी ही देर के बाद रेसलर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान आप बीती सुनाते हुए विनेश फोगाट और साक्षी मलिक रोने लगी। साथ ही में आपको बता दें पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण सोमनाथ भारती बेड लेकर आए थे, लेकिन पुलिस ने इस पर भी आपत्ति जताई। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि झड़प होने के बाद पहलवानों द्वारा जो पुलिस की सुरक्षा दी गई थी उसे लौटा दिया गया है। हालांकि आपको बता दें इस बारे में दिल्ली पुलिस के डीसीपी प्रणव तयाल ने देर रात जारी बयान में कहा कि जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के दौरान आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती बिना परमिशन बेड लेकर धरना स्थल पे पहुंच गए थे। हमने बीच बचाव किया तो पहलवानों के समर्थक आक्रामक हो गए और ट्रक से बेड निकालने की कोशिश करने लगे। इसके बाद एक मामूली विवाद हुआ जिसमें 2 लोगों के साथ सोमनाथ भारती को हिरासत में लिया गया। फिलहाल जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। हालांकि आपको बता दें इसी बीच पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि पुलिस हमारे खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है, महिलाओं को गाली दे रही है और ब्रिजभूषण के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही है। दोस्तों इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। बताया गया है पहलवानों के समर्थन में मार्च निकाल रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं छात्रों ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट का भी आरोप लगाया है। बात यह है कि अभी हाल ही में बीते रविवार को बजरंग पूनिया ने छात्रों से समर्थन मांगा था। हालांकि इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उनसे प्रदर्शन के लिए कोई भी परमिशन नहीं मांगी गई थी और न ही कोई सूचना दी गई थी। तो बताया गया है इसी की वजह से ये कार्रवाई की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मेनका गांधी द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में दिए गए एक बड़े बयान को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। अभी हाल ही में बीते बुधवार को दौरे के तीसरे दिन मेनका गांधी ने विद्यालय प्रबंधक और अध्यापकों से बच्चों को धार्मिक ग्रंथ कुरान, बाइबल और गीता आदि पढ़ाने की सलाह दी। इसी बीच उन्होंने बताया कि कुरान उन्होंने 40 से 50 बार पढ़ी है। कोई धर्म और कोई कौम हिंसा की बात नहीं करता है। हालांकि इसी बीच सांसद मेनका गांधी ने एक बड़ा बयान दिया कि पैगंबर मोहम्मद साहब खुद शाकाहारी थे। जाहिर बात है पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में इस तरह का बयान देने की वजह से आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर भी विवाद खड़ा हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी के नए बयान को लेकर, जिसको विवादित भी कहा जा रहा है। बताया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को कर्नाटक के मूडबिद्री में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए 6 बार बजरंगबली के जयकारे लगवाए। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ तो जय बजरंगबली बोलकर इन्हें यानी कि कांग्रेसियों को सजा दे देना। बात यह है कि अभी हाल ही में बीते मंगलवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था कर्नाटक को लेकर। इसमें बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की गई थी। इस पर पीएम मोदी ने बीते मंगलवार को ही जवाब देते हुए कहा था कि श्री राम के बाद ये बजरंगबली को भी कैद करना चाहते हैं। और अब बीते बुधवार को पीएम मोदी ने वोट देने के दौरान बटन दबाते समय जय बजरंगबली बोलकर कांग्रेस पार्टी को सजा देने की बात कही है। असल में पीएम मोदी के इस बयान को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि पीएम मोदी धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर वोट पाना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों इस पर आपकी अपनी राय क्या है, आप अपनी बात को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों बीजेपी पार्टी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेरिका में कमीशन ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में ब्लैक लिस्ट करने का सुझाव दिया है। अमेरिका में कमीशन ने भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने लगातार चौथे साल ऐसा करने का सुझाव दिया है। बात यह है कि अमेरिका का जो ये कमीशन है ये दुनिया भर में धार्मिक आजादी को देखता है। तो इसी कमीशन ने कहा है कि भाजपा सरकार इंडिया में अल्पसंख्यकों के साथ यानी कि मुसलमानों वगैरह के साथ भेदभाव करती है। इसी की वजह से भारत को इस मामले में ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। दोस्तों ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब है कि भारत पर कई तरह की पाबंदियां लग जाएंगी। एक और बात यह है कि अमेरिका का कमीशन लगातार 4 साल से भाजपा सरकार को लेकर ऐसा ही सुझाव दे रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एयरटेल की नई सर्विस को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी हर गुजरते दिन के साथ लोगों की जिंदगी आसान बना रही है। पहले जहां बैंकों से पैसे निकालने के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी होती थी, इसके बाद एटीएम का दौर आया, फिर यूपीआई बेस्ड पेमेंट ने लोगों की राह और आसान बना दी। लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें यूपीआई, क्रेडिट और डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड की भी जरूरत नहीं होगी। ग्राहकों को सिंपल अपना चेहरा दिखाना होगा और पेमेंट हो जाएगा। दरअसल ये सर्विस एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से शुरू की गई है। बताया गया इसके लिए आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खुलवाना होगा और ये ऑनलाइन ही खुल जाता है। इसके बाद ग्राहक आधार नंबर और फेस दिखाकर आसानी से पेमेंट कर पाएंगे।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान में रोजाना 167 बच्चों की जान जाने को लेकर। एक ताज़ा जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में हर रोज करीब 167 बच्चों की जान जा रही है। बीबीसी के मुताबिक ये आंकड़ा सिर्फ आधिकारिक है और जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा खराब हो सकती है। बताया गया घोर प्रांत के बेस्ट हॉस्पिटल में कई कमरे बीमार बच्चों से भरे हुए हैं। अस्पताल में एक बेड पर कम से कम 2 बच्चे भर्ती हैं। वहीं एक और चौंकाने वाली जानकारी यह है कि 60 बच्चों के वार्ड में देखरेख के लिए सिर्फ 2 नर्स काम कर रही हैं, यानी कि 60 बच्चों पर केवल 2 नर्स हैं। UNICEF के मुताबिक ये बच्चे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, हालांकि इन बीमारियों का इलाज मुमकिन है। बात यह है कि अफगानिस्तान में हमेशा से ही हेल्थ फैसिलिटी खराब रही है। तालिबान के कब्जे से पहले यहाँ विदेशी फंडिंग के जरिए इलाज की सुविधाएं जुटाई जाती थी, लेकिन 2021 के बाद ये भी बंद हो गया। बीबीसी के मुताबिक पिछले 20 महीनों में कई बड़े अस्पताल बंद हो चुके हैं। ऐसे में रोजाना सही इलाज न मिल पाने की वजह से 167 बच्चों की जान जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है CBSE बोर्ड को लेकर। दोस्तों आपको बता दें CBSE बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के 38 लाख छात्र छात्राओं को अपने रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE की ओर से 10वीं 12वीं के रिजल्ट मई महीने यानी कि इसी महीने के दूसरे सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गूगल को लेकर। दोस्तों टेक कंपनी गूगल का साल का सबसे बड़ा इवेंट गूगल I/O 2023 10 मई को शुरू होने जा रहा है। इवेंट में गूगल अपने ब्रांड पिक्सल और नेस्ट के कई डिवाइस लॉन्च करेगा। इसके साथ ही बताया गया है गूगल एंड्रॉइड 14 के फीचर्स और AI चैटबॉट बार्ड के बारे में भी कई तरह की जानकारी दे सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है द केरल स्टोरी मूवी को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक विवादों में फंसी फिल्म द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग बीते मंगलवार को दिल्ली के फेमस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU में की गई। इसको लेकर वहां पे हंगामा शुरू हो गया। स्क्रीनिंग यानी कि फिल्म दिखाए जाने का स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SFI के पदाधिकारियों ने इसका विरोध किया और RSS का पुतला फूका। उन्होंने कहा SFI इस फिल्म की स्क्रीनिंग यानी कि फिल्म देखने की निंदा करता है और इसका विरोध भी करता है। दोस्तों आपको बता दें इस मूवी के बारे में केरल सरकार का भी कहना है कि इस फिल्म से राज्य को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म में दिखाई गई बातें किसी भी लिहाज से सही नहीं है। ये भाजपा और RSS का प्रोपेगेंडा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार में बीजेपी की ओर से CM फेस रिवील होने को लेकर। बताया गया केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह के बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में सम्राट चौधरी के नाम उछाले जाने के बाद अब इसके मायने निकाले जाने लगे हैं। बात यह है कि बीते मंगलवार को बेगूसराय में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। तो उसी दौरान गिरिराज सिंह ने लोगों से सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री चेहरा होने को लेकर नारे लगवाए। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें बीजेपी की ओर से CM फेस सम्राट चौधरी हो सकते हैं, यानी कि आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी पार्टी विधानसभा का चुनाव जीत जाती है तो ऐसे में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है विश्व बैंक को लेकर। बताया गया भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। विश्व बैंक ने इसकी पुष्टि की है कि अजय बंगा को अभी हाल ही में बीते बुधवार को अध्यक्ष चुना गया है। 5 साल के कार्यकाल के लिए बंगा के नेतृत्व को मंजूरी देने के लिए बोर्ड के मतदान के तुरंत बाद प्रकाशित एक बयान में विश्व बैंक ने लिखा है कि विश्व बैंक समूह बंगा के साथ काम करने के लिए तत्पर है। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो जल्द ही एक भारतीय वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बन जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मौसम ने आज 4 मई 2023 के लिए जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं गरज के साथ कहीं कहीं पे बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा ऊंचे पहाड़ों पर एक बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अलर्ट है। इसके अलावा भी सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, विदर्भ में, छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश के बाकी बचे हुए हिस्सों में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, केरल में, दक्षिण कर्नाटक में और गुजरात में, साथ ही में हरियाणा में, पंजाब में और दिल्ली में भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर बाकी पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है साल के पहले चंद्र ग्रहण को लेकर। दोस्तों आपको बता दें साल 2023 में कुल 4 ग्रहण लगने जा रहे हैं। इनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण है। पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है। ये सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था, जो कि भारत में नहीं दिखा था। अब पहले सूर्य ग्रहण के बाद साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। आपको बता दें चंद्र ग्रहण कल 5 मई को वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुध पूर्णिमा वाले दिन लगेगा। बाकी आपको बता दें कल लगने वाला चंद्र ग्रहण रात 8:45 पे शुरू होगा और ये देर रात 1 बजे तक रहेगा। हालांकि आपको बता दें ये भी चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस तकनीक भरी
पूरी दुनिया में आप इसे ऑनलाइन जरूर देख पाएंगे। हो सकेगा तो इसकी ज्यादा जानकारी हम आपको अपने कल के मुख्य समाचार में बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है बजरंग दल को लेकर। बताया गया कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद सियासत तेज हो गई है। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बीते मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे जो भी संगठन हैं, उनको बैन कर दिया जाएगा। अब बताया गया इसी बीच बीते बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मेघवाल ने कहा है, यानी कि एक और कांग्रेस नेता ने कहा है कि हमारा प्रदेश संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री बैठकर चिंतन करेंगे। आपको बता दें, गोविंद मेघवाल राजस्थान में आपदा राहत मंत्री हैं, तो उन्होंने राजस्थान में बजरंग दल पे बैन करने के सवाल पे कहा है कि कर्नाटक और राजस्थान अलग अलग नहीं है। यहाँ भी बजरंग दल के लोग अगर अपराध करेंगे, गलत काम करेंगे, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस और बजरंग दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की भर्ती कर अपराध करवाए जाते हैं, मॉब लिंचिंग करवाई जाती है, धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट की जाती है। आसान शब्दों में कहें तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने ये इशारा दिया है कि अगर राजस्थान में भी ऐसी वैसी हरकत की गई तो राजस्थान में भी संगठनों को बैन किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है गोवा के मुख्यमंत्री को लेकर। बताया गया गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीते सोमवार के अपने उस विवादित बयान पे खेद व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोवा में 90% अपराध के यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर जिम्मेदार हैं। हालांकि अब उन्होंने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका भाषण कोंकणी भाषा में था और कुछ नेताओं ने मेरे भाषण को ट्विस्ट कर दिया। बात यह है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा कहने की कोशिश की थी कि गोवा में जो 90% अपराध होता है तो वो यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों की वजह से होता है, यानी कि जो यूपी बिहार के लोग गोवा में काम करने के लिए जाते हैं, उनकी वजह से ही गोवा में 90% अपराध होते हैं। हालांकि अब उन्होंने अपने इस बात पे माफी मांगी है और ये कहा है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है पुतिन को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक रूस ने आरोप लगाया है कि उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमले की कोशिश की है। अटैक के बाद रूस की तरफ से कहा गया है कि हम इसे आतंकी हमला मानते हैं, ये प्रेसिडेंट को जान से मारने की साजिश थी। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हमारे पास तो इतनी ताकत है ही नहीं, यानी कि हम ड्रोन को रूस के राष्ट्रपति के घर तक पहुंचा सकें। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सेम सेक्स कपल को लेकर। बताया गया देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की 20 याचिकाओं पे 7वें दिन बीते बुधवार को सुनवाई हुई। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार सेम सेक्स कपल की समस्याओं का हल तलाशने के लिए कमेटी बनाने को तैयार है। मेहता ने कहा है कि ये कमेटी इन कपल की शादी को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे में दाखिल नहीं होगी। समस्याओं को लेकर याचिकाकर्ता यानी कि सेम सेक्स कपल अपने सुझाव इसमें दे सकते हैं। इस कमेटी को बताया जा सकता है कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं सेम सेक्स कपल के लिए। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, वैसे हम आपको कई बार बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसी याचिकाएं डाली गई हैं जिसमें ये मांग की गई है कि जो सेम सेक्स मैरिज होती है, यानी कि लड़के से लड़के की शादी या लड़की से लड़की की शादी, तो इसको भी मान्यता दी जाए। तो भारत सरकार तो इसके खिलाफ है, लेकिन अब ये कहा गया है कि केंद्र सरकार इसके लिए कमेटी बना सकती है, कुछ लोगों की टीम बना सकती है जो इस मुद्दे पर बातचीत करेगी और कुछ हल निकालने की कोशिश करेगी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सीबीआई के एक बड़े छापे को लेकर। बताया गया सीबीआई ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में बीते बुधवार को वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके बेटे गौरव सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने बीते मंगलवार को ही उनके दिल्ली समेत 19 ठिकानों पर रेड डाली थी। पहले दिन उनके घर से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। वहीं बीते बुधवार को हुई कार्रवाई में यह आंकड़ा 38 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी को नालायक कहने वाले बयान को लेकर। बताया गया इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने बीते बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को नोटिस भेजा है। ये नोटिस प्रियांक के पीएम मोदी को नालायक बताने वाले बयान को लेकर दिया गया है। कमीशन ने कहा है कि प्राथमिक तौर पे देखें तो प्रियांक ने आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो इसी मामले में नोटिस जारी करके उनसे ये पूछा गया है कि आपके खिलाफ हम एक्शन क्यों न लें। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सिम कार्ड से जुड़े नए नियमों को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक नकली सिम कार्ड की धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग केवाईसी प्रोसेस को बदलने की योजना बना रहा है। साथ ही एक आईडी पर जारी किए जाने वाले सिम कार्ड की संख्या 5 की जा सकती है। अभी के नियम के मुताबिक एक आईडी पर 9 सिम कार्ड एक्टिव किए जा सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, असम समेत उत्तर पूर्व के राज्यों में अभी एक आईडी पर 6 सिम कार्ड एक्टिव किए जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जा सकता है। इसके लिए डिजिटली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही बताया गया सिम कार्ड के मामले में फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के पकड़े जाने पर अब कार्रवाई भी की जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि फर्जी आईडी के मुद्दे से निपटने के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को मजबूत केवाईसी मैकेनिज्म बनाने पे चर्चा चल रही है। बताया गया है सिम कार्ड से जुड़े ये नए नियम अगले 6 महीने में लागू हो सकते हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 6 महीनों के अंदर सिम कार्ड को लेकर 2 नए मेन नियम लागू हो सकते हैं। पहला नियम ये हो सकता है कि अभी जिस तरह से एक आईडी पर आपको 9 सिम कार्ड मिल जाते हैं, तो उसकी जगह केवल 5
सिम कार्ड मिलेंगे। वहीं दूसरा नियम ये लागू होगा कि सिम कार्ड लेने के KYC प्रोसेस को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्कूलों का समय बदलने को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक एक नए आदेश के बाद अब लखनऊ में 1 से 12वीं तक के कक्षा के स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 12:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है LPG सिलेंडर के दाम को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज यानी कि मई महीने के पहले दिन दिल्ली समेत देश भर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बताया गया LPG सिलेंडर 171 रुपए सस्ता हो गया है। खास बात यह है कि बीते सोमवार से ही नए रेट लागू हो गए हैं। 1 मई से दिल्ली, पटना, कानपुर, चेन्नई समेत देश के और भी अन्य शहरों में LPG सिलेंडर के दाम 171 रुपए 50 पैसे कम हो गए हैं। हालांकि आपको बता दें ये कटौती कमर्शियल गैस सिलेंडर में की गई है। जो घरेलू गैस सिलेंडर आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसमें न तो कोई कटौती की गई है और न ही कोई बढ़ोतरी की गई है। यानी कि घरेलू गैस सिलेंडर अभी भी देश की राजधानी दिल्ली में 1103 रुपए का ही मिलेगा पहले की तरह। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में अंतिम बार 50 रुपए का इजाफा किया गया था। वहीं आपको बता दें जो 19 किलो वाला गैस सिलेंडर है अब वो 171 रुपए 50 पैसे सस्ता होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1856 रुपए 50 पैसे का हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।